हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। मैं अपने चैनल पर इग्नू के बीसीए कोर्स के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहता हूं। उसी सीरीज़ में मैं आज सब्जेक्ट कोड है BCS 031 जो है प्रोग्रामिंग इन C++, उसका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, Q1 एंड Q2। उनके सारे सब पार्ट्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ आपके क्वेरीज़ के आंसर देने की एज सुन एज़ पॉसिबल। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये क्वेश्चन पेपर जो था ये था हमारा ये BCS 031 प्रोग्रामिंग इन C++। एक चीज़ का ध्यान रखना, C++ के पेपर में सारे क्वेश्चन ही 5-5 मार्क्स के आते हैं। अगर आप देखिए ध्यान से तो इसके सारे क्वेश्चन ही 5-5 मार्क्स के आते हैं। तो बेसिकली आपको कंसेप्ट समझने हैं, रट्टा नहीं मारना है। ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को समझिए और उसके बेस पर अपना प्रोग्राम तैयार कीजिए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये सारे कंसेप्ट पूछ लेता है C++ के, कोई नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट्स हैं, 8 क्वेश्चन हैं, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ोगे तो आपके टोटल मार्किंग में से कट जाएंगे। तो 1 तो कंपलसरी होता है, इसके सारे सब पार्ट्स भी कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन था इनहेरिटेंस का। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस का। इसके बिना तो कोई भी क्वेश्चन आप शुरू कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। इनहेरिटेंस क्या कहता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। जो वेरिएबल्स और मेथड्स आपने एक बार बना दिए हैं, ठीक है ना, उनको आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसी कंसेप्ट को इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है? ये कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी है। अगर आप एक क्लास बना के बैठे हो, उस क्लास के अंदर आपने कुछ वेरिएबल लिए हैं, उस क्लास के अंदर आपने कुछ मेथड लिए हैं, तो उन वेरिएबल्स और मेथड्स को एक दूसरी क्लास होगी, लेट्स से ये आपकी बेस क्लास हो गई, और जो इसको यूज़ करेगी इन प्रॉपर्टीज़ को, उसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी होता है। ऊपर वाली क्लास के हम ये नाम बोलते हैं, बेस, सुपर और पेरेंट। नीचे वाली क्लास को हम ये नाम बोलते हैं, डिराइव्ड, सब और चाइल्ड, ठीक है ना। चाइल्ड क्लास अपने खुद के मेथड भी ऐड कर सकती है और बेस क्लास के मेथड्स को भी असेस कर सकती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिराइव्ड क्लास और पेरेंट क्लास कैन ओनली असेस पब्लिक and protected members of a class. Private members of a class cannot be inherited by the child classes. And in case of inheritance, generally object of derived class is created. क्यों? क्योंकि derived class का जो object है वो अपनी चीज़ों के साथ साथ बेस की चीज़ें भी चला पाएगा, इसलिए derived class का object ज़्यादा बनाया जाता है। इनहेरिटेंस अगर करनी है C++ में तो इसका ये सिंटेक्स है। मतलब ऊपर आप एक बेस क्लास बना चुके हो, नीचे जब आप चाइल्ड क्लास बनाओगे तो ये लिखना है कॉलन, कॉलन के बाद असेस स्पेसिफायर, जो 3 है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, आप उनमें से कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो, फॉलोड बाय बेस क्लास का नेम, जो आपकी बेस क्लास का नाम है उसको आप यहाँ पे यूज़ करते हो। तो ये आपकी इनहेरिटेंस की थ्योरी और उसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब टाइप्स आ गई हैं। तो भाई सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होती है अगर एक ही पेरेंट क्लास है, ठीक है ना। अगर एक ही पेरेंट क्लास है और उसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है ना, तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। मल्टी लेवल में होता है कि आगे के आगे लेवल चला जाता है। जैसे कि एक ग्रैंड पेरेंट क्लास थी, ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को पास किया गया पेरेंट क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को पास किया गया चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली इनहेरिट करती है और ग्रैंड पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ इनडायरेक्टली इनहेरिट करती है वाया पेरेंट क्लास। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। इसके बाद बात करते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की और हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को 2 अलग अलग क्लासेस साइमल्टेनियसली असेस कर रही है। तो जैसे एक पेरेंट है, उस पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, ये दोनों इस पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को असेस कर रहे हैं। एक यही इनहेरिटेंस होगी जिसमें 2 चाइल्ड क्लासेस होंगी और दोनों को चलाने के लिए आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। नहीं तो मोस्टली इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास नीचे एक ही होती है, आप उसी का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है ना। फिर आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर 2 पेरेंट का एक कॉमन चाइल्ड हो, जैसे आपके एक मदर है और आपके फादर है, उन दोनों का एक ही चाइल्ड है, तो सारी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उसी को पास हो जाएगी। तो ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है।
है, जिसमें पेरेंट क्लासेस एक से ज़्यादा होती हैं और चाइल्ड क्लास एक ही होती है। अगर चाइल्ड क्लासेस एक से ज़्यादा हो जाए और पेरेंट क्लास एक ही हो तो वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है। फिर आता है कंसेप्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। अगर आप दो चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स करके एक नई चीज़ क्रिएट करोगे तो वो आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। अगर आप इस डायग्राम को फोकस करोगे तो ये जो एरिया है ये आपकी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है कि पेरेंट का चाइल्ड। और अगर आप इस एरिया को फोकस करोगे तो ये आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस की कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक प्रोग्राम आप बना सकते थे, वैसे उसने बोला नहीं था, थ्योरी लिखी थी, तो थ्योरी लिख दोगे मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम करना है तो आपका ये प्रोग्राम मोर देन इनफ है। तो आपने एक बेस क्लास बनाई। बेस क्लास कौन सी बनाई? स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर आपने रोल नंबर और नेम वेरिएबल रख दिए। और क्या किया? गेट डिटेल्स और शो डिटेल्स नाम के मेथड बना दिए। गेट डिटेल्स मेथड के अंदर रोल नंबर और नेम वैल्यूज़ को पूछ लिया, इनपुट करवा लिया। शो डिटेल्स में इन वैल्यूज़ को शो करवा दिया। इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया रिजल्ट क्लास ने यूजिंग पब्लिक एक्सेस। इससे क्या हुआ? पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर पास्ड इन द पब्लिक एक्सेस ऑफ द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास ने क्या किया? दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछे और एक टोटल वेरिएबल लिया। इसने क्या किया? यहाँ से शो डिटेल्स मेथड को कॉल किया है, जिससे रोल नंबर और नेम को भी कॉल किया जा सकता है, और अपने सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ और उनका टोटल यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। दो क्लासेस हैं तो ऑब्जेक्ट आप चाइल्ड क्लास का बनाओगे मेन क्लास के अंदर। तो मेन क्लास के अंदर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट इसके पब्लिक और अपने पब्लिक को के डाटा को चला सकता है। तो इसके पब्लिक में गेट डिटेल्स पड़ा था तो गेट डिटेल्स को कॉल किया गया है। ऐसे ही गेट मार्क्स एंड शो मेथड को कॉल किया गया है। जब आप शो को कॉल करते हो तो शो क्या करता है? यहाँ से अपने शो डिटेल्स को भी कॉल कर लेता है। तो ये एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है जो आप अपने सैम्पल में लिख सकते थे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो था एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होती हैं? तो यार एक्सेप्शंस होती हैं रन टाइम एरर्स। देखो, जब आप प्रोग्राम करते हो, C++ का कोई प्रोग्राम लिखते हो, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो पहली बार में चल पड़े। कई बार चल भी जाता है, लेकिन मोस्टली एरर्स आती हैं। उन्हीं एरर्स को हम मिस्टेक्स कहते हैं। मिस्टेक्स मतलब प्रोग्राम में एरर्स। ये दो कैटेगरीज में बढ़ सकती हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। सेमीकोलन डालना भूल गए, करली ब्रैकेट डालना भूल गए, कीवर्ड गलत लिख दिया, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ये सारी सिचुएशंस कंपाइल टाइम एरर कहलाएंगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, आपको एरर मैसेजेस शो कर दिए जाएंगे। रन टाइम एरर्स वो एरर होती हैं जो प्रोग्राम कंपाइल तो कर देती हैं, प्रोग्राम की आउटपुट भी आ जाती है, लेकिन आउटपुट आपकी इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट होती है। रन टाइम एरर्स में एक एग्जांपल है डिवीजन बाय जीरो का। जैसे कि अगर मैं 5 डिवाइड बाय 0 करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। बेसिकली ये एरर है। अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपने यूजर से पूछा है कि एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर डालो, तो मैंने डाल दिया जैसे 5 और 2, और अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो इस वक्त तो ये डिवाइड चलेगा, लेकिन अगर मैंने वैल्यूज 5 और 0 डाल दी तो 5 डिवाइड बाय 0 तो हो नहीं रहा। तो ये रन टाइम चलते चलते आपका प्रोग्राम रुकेगा, तो ये रन टाइम एरर कहलाती है। रन टाइम एरर्स को ही एक्सेप्शंस कहा जाता है। एक्सेप्शंस का एक पंगा ये है, अगर तुमने 1000 लाइन का कोड लिखा है और तुम्हारी 5th लाइन पे ही कोई एक्सेप्शन रेज हो गई तो बाकी कोड चलना बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इवन दो देयर इज एन एक्सेप्शन, आप अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करो, तो आप क्या करोगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राई और कैच नाम के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के ये इन फेसेस से निकलता है। पहले प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, जैसे डिवीजन बाय 0 का एरर है, फिर उस एरर मैसेज को दिखाया जाता है, यानी इन्फॉर्म किया जाता है कि एरर आ गई है, फिर एरर को रिसीव किया जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टिव एक्शन लिए जाते होते हैं। इसके लिए ट्राई, कैच और थ्रो कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रो कीवर्ड ऑटोमेटिकली, यानी ट्राई के अंदर से थ्रो कीवर्ड कैच को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता होता है। जो मैंने डिवीजन बाय 0 का प्रोग्राम आपको अभी समझाया है या उस एक्सेप्शन को समझाया है, उसी के रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो देखो, मैंने 3 वेरिएबल लिए, ए और बी की वैल्यू यूजर से पूछी, फिर मैंने ट्राई ब्लॉक शुरू किया, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू कर दी। अगर बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब भाई आप डिवाइड नहीं कर सकते। 5 डिवाइड बाय 0 करोगे तो ये तो एक्सेप्शन रेज कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? थ्रो 0, मतलब आप इस वैल्यू को थ्रो कर दो। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो आप क्या करो? सी को डिवाइड कर दो। अगर थ्रो हुआ है तो इस थ्रो को कैच करने के लिए आपकी कैच स्टेटमेंट है। थ्रो मैंने एक 0 इंटीजर वैल्यू भेजी है, तो इस इंटीजर वैल्यू को कैच करने के लिए एक इंट वेरिएबल, नाम आप जो मर्जी रख सकते थे, एक्स की जगह जो मर्जी रख सकते थे। जब ये कैच चलता है तो इस कैच के अंदर मैंने एक्सेप्शन रेज का मैसेज दिया
और नीचे वाला प्रोग्राम अब आपका कंटिन्यू हो जाएगा। सो ट्राई ब्लॉक, जो स्टेटमेंट्स आपको लगती हैं एरर दे सकती हैं वो ट्राई ब्लॉक के अंदर रखी जाती हैं। जो स्टेटमेंट्स जब एरर आ जाती है तो उसको कैच ब्लॉक में लेके जाने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। कैच ब्लॉक के अंदर करेक्टिव मेजर, मतलब कि आपने एरर मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है वो दिखाया जाता है। तो इसी के साथ आपका 1 का बी पार्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और इसके एडवांटेज क्या है। देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करो। अगर आपने इंट ए बी सी 3 वेरिएबल लिए हैं तो आप क्या कर सकते हो, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि आप प्लस कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये किसी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं और फिर आप इनको प्लस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये नहीं होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहीं पे काम करेगी कि अगर आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स सच एज ऑब्जेक्ट्स के लिए ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई लेस देन ग्रेटर देन जो इनबिल्ट ऑपरेटर्स है इनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको ये ऑपरेटर खुद बनाने पड़ेंगे, आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने ऑपरेटर्स क्लास ऑब्जेक्ट्स के लिए चलाना चाहते हो तो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं भैया। फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं ये क्लास ए है और अगर इसकी मैं ए बी सी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ बिना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ए डॉट एड बी, ठीक है ना, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करूँगा तो मैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखने के लायक रहूँगा, ठीक है ना। तो पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि यार बेसिक डाटा टाइप्स तो प्लस हो जाती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट्स को प्लस माइनस करना हो तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है। रीयूजेबल हो जाता है कोड। एक बार अगर आपने ओवरलोडिंग कर दी तो इसी ऑपरेटर्स को आगे बंदे लोग यूज़ कर सकते हैं या आगे अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा सकता है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। इससे आपकी फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है, ठीक है ना। क्लीन कोड, अंडरस्टैंडेबल कोड बनता है जिससे एरर के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं। और अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करनी है तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू ही करनी पड़ेगी, तो वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का भी पार्ट होता है। तो बेसिकली ये आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग और उसकी एडवांटेजेस थी। इसी के साथ सी क्वेश्चन खत्म। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि भैया मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है ये बताओ। इससे पिछले पेपर में आया था, सॉरी ये डी एलोकेशन पूछा है कि मेमोरी डी एलोकेशन क्या होती है ये बताओ। इससे पिछले क्वेश्चन में पूछा था मेमोरी एलोकेशन क्या होती है ये बताओ, है ना। तो दो अलग अलग क्वेश्चन ये सेम आ सकते हैं। तो डी एलोकेशन का मतलब क्या होता है। डी एलोकेशन का मतलब ये है कि भैया जब मैंने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए, बेसिकली ये बेसिक डाटा टाइप्स के लिए होता ही नहीं है। अगर आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए स्पेस ए1, इसने मान लो आपके 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी को यूज़ किया, तो भैया फ्री कौन करेगा इनको। तो वो डी एलोकेशन कैसे होती है। एक न्यू ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस में और एक डिलीट ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस में। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो और कंस्ट्रक्टर न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है और मेमोरी क्रिएट करके दे देता है आपको। जब आप उस ब्लॉक में से बाहर निकल जाते हो तो आपको इस मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, इस मेमोरी को आपको रिलीज़ करना होता है। ये डिलीट ऑपरेटर करता है। डिलीट ऑपरेटर कैसे लगेगा, डिलीट और पॉइंटर, ये पॉइंटर के थ्रू होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, सीधी वैल्यूज़ के लिए नहीं, पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हो। अगर आपने इस तरीके से अपना पॉइंटर बनाया है तो इस तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो या डिस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये डायनामिकली मेमोरी फ्री करने के काम आता है, मेमोरी लीक से बचाता है। एंड बाकी आपके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको पढ़ लेना। अब ये आपका प्रोग्राम था। प्रोग्राम सिंपली मैंने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का बना दिया है। ये आपकी क्लास है, इस क्लास के नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अगर इसी नाम के आगे मैं ये टिल्ड नाम का साइन डाल दूंगा तो ये डिस्ट्रक्टर बन गया। ये क्लास बंद हो गई। मेन फंक्शन के अंदर मैंने डायनेमिकली यूजिंग पॉइंटर इस ऑब्जेक्ट को बनाया, तो मैंने न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और आपकी मेमोरी क्रिएट करके दे दी, एज यू कैन सी इन द आउटपुट। जब मैंने इसको हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट पीटीआर। डिलीट पीटीआर क्या करेगा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और आपकी मेमोरी को फ्री कर देगा। तो अगर एलोकेशन के बारे में पूछता है तो भी ये प्रोग्राम मेमोरी एलोकेशन, अगर डी एलोकेशन के बारे में पूछता है मेमोरी डी एलोकेशन, तब भी ये प्रोग्राम। दोनों केसेस में आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था गो टू स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली ये सी लैंग्वेज में होता है पर इसमें भी पूछ लिया है, और क्या ये किसी ऊप के कंसेप्ट को वायोलेट करता है। तो गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, गो टू स्टेटमेंट होती है कि आप मान लो प्रोग्राम लिख के बैठे हो और आप ये प्रोग्राम की लाइनें लिख रहे हो,
एकदम से यहाँ पे एक गो टू कीवर्ड देख लिया आपने, गो टू, और यहाँ पे एक लेबल लिखा होता है। लेबल कुछ भी हो सकता है, लेबल एक सिंटेक्स के लिए लिख रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे कोई नाम एक्स ए, ठीक है ना, टेस्ट, इस तरीके का नाम लिखा होगा। जब कंपाइलर गो टू टेस्ट कीवर्ड देखेगा तो वो ही देखेगा कि ये टेस्ट नाम का लेबल कहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे आपका टेस्ट नाम का लेबल लिखा हुआ है, तो कंपाइलर इसके बाद ये लाइनें नहीं चलाएगा, सीधा कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा इस टेस्ट पे। तो ये गो टू स्टेटमेंट होती है। तो कंट्रोल फ्लो का पार्ट है, गिवन अनएक्सपेक्टेडली प्रोग्राम जंप करने के काम आता है। आप जनरली इसको अवॉइड करते हो क्योंकि ये प्रोग्राम के फ्लो को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। कैसे बनाओगे, लेबल कॉलन लिख के आप करते हो, लेकिन ये ऊप्स के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। कौन कौन से, जैसे ऊप प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। इन सब का मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि भैया मॉड्यूल डेटा स्ट्रक्चर मॉडुलर हो, क्लियर हो, रीडेबिलिटी बनी रहे, मेंटेनेबिलिटी बनी रहे, रीयूज बना रहे। कहता गो टू स्टेटमेंट इन फॉलोइंग रूल्स को तोड़ देगी। गो टू स्टेटमेंट से फ्लो बिल्कुल बिगड़ जाता है, तो कोड को समझना, इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मेंटेनिंगबिलिटी है और रीयूजेबिलिटी है, तो इसमें अफेक्ट पड़ गया। इनकैप्सुलेशन का आइडिया क्या है, कहता है कि ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल स्टेट को मॉडिफाई ना किया जा सके करने के लिए वेल डिफाइंड मेथड्स हो, लेकिन गो टू इनको बाईपास कर देगा। तो गो टू इनकैप्सुलेशन वाले रूल को वायलेट करता है। मॉडुलर डिज़ाइन के रूल को भी वायलेट करता है। मॉडुलर डिज़ाइन क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम कोड आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, मैनेजेबल पीसेस होते हैं। गो टू क्या कर सकता है, इनकी बाउंड्रीज से बाहर से कोड को कॉल कर सकता है, जो कि एक गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। गो टू के लिए आप एक प्रोग्राम भी बना सकते थे जब आपने वर्किंग समझानी थी। तो ये मेरी वर्किंग का प्रोग्राम है, 2 वेरिएबल लिए मैंने, ए बी, यहाँ पे लेबल रखा हुआ है, ध्यान रखना। ए बी का वैल्यू पूछा और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों वैल्यूज में से बड़ा कौन सा है। अगर यूज़र ने ए और बी की वैल्यू दोनों 4 डाल दी, 4 4, तो इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है। आई वुड नॉट बी एबल टू फाइंड कि विच ऑफ देम इज ग्रेटेस्ट। तो मैंने क्या किया, अगर दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो यूज़र को मैसेज देता हूँ कि भैया नंबर सेम है, मैं ग्रेटेस्ट फाइंड आउट नहीं कर सकता, और मैं इसको कहता हूँ गो टू एक्स वाई जेड। इसका मतलब कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से कोड दोबारा चलेगा, कंपाइलर दोबारा पूछेगा हाँ भाई 2 नंबर्स की वैल्यू दोबारा डालो ए बी की। इस बार अगर मैं वैल्यू सीधा डाल देता हूँ 3 4 या 4 3, तो आपका ये इफ़ नहीं चलता। अगर ये इफ़ नहीं चलता तो ये गो टू नहीं चलता, तो ये दोनों इफ एल्स चलते हैं, तो आइदर दिस लाइन ए इज ग्रेटेस्ट और दिस लाइन बी इज ग्रेटेस्ट आपकी प्रिंट हो जाती है। तो ये आपके गो टू का एक एग्जाम्पल था, ठीक है ना। गो टू क्या है, गो टू की वर्किंग प्रोग्राम के थ्रू समझाई गई है, और वायलेशन ऑफ गो टू मैंने यहाँ पे उप प्रिंसिपल में लिख दिया हुआ। तो इसी के साथ आपका ई क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिस्ट कंटेनर थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि ये एंड टॉपिक्स में आता है, ठीक है ना। तो लिस्ट कंटेनर्स क्या होते हैं, कहता है कि ये बाय डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों तरफ जाता है, और लीनियर लिस्ट होती है। इससे जब आप एरे बनाते हो, जनरली आप लोगों ने एरे बनाना सीखा होगा सी लैंग्वेज में, तो आप इसको सीक्वेंस में असेस करते हो, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इंसर्ट भी इसी सीक्वेंस में होता है, डिलीट भी इन्हीं सीक्वेंस में होता है। लेकिन अगर आप इनबिल्ट लिस्ट को यूज़ करोगे तो आप कहीं पे भी इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। और वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि रैंडम असेस को सपोर्ट करता है, लिस्ट सीक्वेंशियल असेस ही अलाउ करता है, रैंडम असेस नहीं करता। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक हेडर फाइल कॉल करनी पड़ेगी लिस्ट नाम की, ठीक है ना। अब ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है क्योंकि उसने मेन प्रोग्राम पूछा था। तो लिस्ट हेडर फाइल को कॉल किया। लिस्ट कैसे बनाई, लिस्ट कीवर्ड, लिस्ट में किस तरीके की वैल्यूज रखने जा रहे हो, तो आप लेस देन ग्रेटर देन में डेटा टाइप मेंशन करते हो कि मैं इंटीजर वैल्यूज रखने जा रहा हूँ। तो कहता है ठीक है भैया नंबर्स डाल दो, कौन कौन से है, तो ये मैंने नंबर्स डाल दिए इंटीजर। अगर आपने इसको प्रिंट करवाना है तो एक फॉर ईच लूप का पैटर्न होता है सी लैंग्वेज में। नंबर्स, ये जो है नंबर्स नाम ये यहाँ पे लिखा गया है, और ये लाइन क्या करेगी इस नंबर लूप में एक एक करके एलिमेंट्स को उठाएगी, उठा के नंबर में डालती जाएगी। तो पहले 51 आया, 51 को उठा के उसने नंबर में डाला, 51 को प्रिंट किया सेपरेटेड बाय कॉमा। अगली बारी लूप चली, अगली बारी वो 24 को पॉइंट आउट करेगा, 24 की वैल्यूज को रख दिया, फिर 32 को, फिर 41 को, और इसी के साथ आपका प्रोग्राम खत्म हुआ। एक आसान सा छोटा प्रोग्राम कि भैया लिस्ट कंटेनर होते क्या हैं, और छोटी सी डेफिनेशन कि आप लिस्ट कंटेनर में ये डेफिनेशन लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये एफ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था डिस्ट्रक्टर क्या है भैया, इनको एक्सप्लेन करो। तो इसका भी प्रोग्राम पूछा था। तो डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं भाई, सबसे पहले तो भाई मेमोरी स्पेस को फ्री करेंगे। कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी बनाई थी, उस मेमोरी को फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। डिस्ट्रक्टर टिल्ड साइन से शुरू होता है, और ये कब कॉल होगा, ये 3 सिचुएशंस में कॉल हो सकता है। जब आप डिलीट ऑपरेटर लिखो, जब आपका प्रोग्राम बंद हो जाए, या जिस ब्लॉक में आपने ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट
खत्म, ब्लॉक खत्म हो जाए तब ये कॉल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर्स में आर्गुमेंट डाल सकते हो लेकिन डिस्ट्रक्टर्स में नहीं हो डाल सकते आप आर्गुमेंट, इसलिए इसकी ओवरलोडिंग नहीं होती। एक क्लास के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना। अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं भी बनाओगे तो C++ का कंपाइलर पीछे बैकग्राउंड में एक डिस्ट्रक्टर बना के डिलीशंस का काम कर देगा। ये वर्चुअल भी रखे जा सकते हैं। ये सिंटैक्स है और आगे चलते हैं और इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो ये आपका एग्जाम्पल है, सेम वही प्रोग्राम जो आपने अभी न्यू और डिलीट ऑपरेटर में देखा था, ऑलमोस्ट सेम है। द मेन कंसेप्ट इज मैंने यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है और मैंने यहाँ पे ना न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है ना डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। न्यू और डिलीट दोनों ऑपरेटर्स को मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल क्लास बनाई, जब कंस्ट्रक्टर बनता है तो मैसेज देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, टिल्ड साइन से डिस्ट्रक्टर बनाया, जब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है तो डिस्ट्रक्टर का मैसेज दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा, जब ये करली ब्रैकेट बंद हो जाएगी तो डिस्ट्रक्टर चलेगा और ये आपके प्रोग्राम की आउटपुट है। तो ये आपके डिस्ट्रक्टर्स थे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक था रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लास्ट क्वेश्चन था रूल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको देखते हैं। तो रूल्स क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के? ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या था अभी समझाइए आपको कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये ऑपरेटर्स बेसिक डाटा टाइप्स के लिए चलते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं चलते। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के लिए चलाना है तो भैया ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल क्या है? कहता बने बनाए ऑपरेटर ही ओवरलोड कर सकते हो, खुद के ऑपरेटर नहीं बना सकते। इस तरह का कोई ऑपरेटर नहीं है तो आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब जैसे आपने ये लिखा 2 + 3 × 5, तो यहाँ पे कंपाइलर बोर्ड मास का रूल फॉलो करता है, वो मल्टीप्लाई पहले करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करेगा। कहता अगर आप ये बेसिक अपने ऑब्जेक्ट्स में इस कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो आपके ऑपरेटर्स भी इसी प्रेसिडेंस और इसी एसोसिएटिविटी को फॉलो किए करेंगे। सारे ऑपरेटर्स बना सकते हो लेकिन ये ऑपरेटर्स आप ओवरलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑपरेटर क्लासेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो यूजिंग क्लास आप इनको ओवरलोड नहीं कर सकते। कौन कौन से नहीं कर सकते? स्कोप रेजोल्यूशन नहीं होता, डॉट ऑपरेटर नहीं होता, टर्नरी नहीं होता, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर्स नहीं होते, डॉट स्टार दिस, साइज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता। जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करोगे तो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का ही आर्गुमेंट लिया जाएगा। इक्वल टू और एंड ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट ओवरलोड होते हैं। ओवरलोडिंग करते हुए फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन अगर इनको ओवरलोड कर रहे हो तो फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अनलाइक ऑपरेटर ओवरलोडेड बाय मींस ऑफ मेंबर फंक्शन, कहता यूनरी ऑपरेटर सॉरी, अगर आप प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो तो ना आपने कोई आर्गुमेंट देना है ना आपने कोई रिटर्न टाइप देनी है। तो सिंपली सेइंग आप क्या लिखोगे? वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, बस रिटर्न टाइप भी नहीं देनी है और आर्गुमेंट भी नहीं देना है, ठीक है ना। रूल्स आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। क्या रूल है? कहता है कि अगर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करोगे तो एक आर्गुमेंट भी जाएगा और एक रिटर्न टाइप भी जाएगी। सो अगर मैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ तो बाइनरी, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर ऑपकोड लेट से प्लस, और फिर अगेन बाइनरी का ऑब्जेक्ट बाइनरी B2। फिर उसने क्या बोला है? कहता है कि जो लेफ्ट हैंड का ऑपरेटर होगा वो अपने आप ही कॉलिंग का काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ B3 = B1 + B2 और ये तीनों B3 B1 B2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो प्लस के लेफ्ट में B1 है, कहता B1 कॉलिंग का काम करेगा और यहाँ पे अपने आप चला जाएगा, लेकिन B2 एज आर्गुमेंट मुझे भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। कहता कि जब भी आप ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर ओवरलोड करोगे तो इनकी रिटर्न टाइप होगी ही होगी, ठीक है ना। ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में हम क्या लगाते हैं? ऑपरेटर कीवर्ड लगाते हैं फॉलोड बाय ऑपकोड। जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटर कीवर्ड लगाया है, फिर किस ऑपकोड को ओवरलोड कर रहे हो उसको लिखा है। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो हिस्सों में बटी होती है, एक यूनरी और बाइनरी। तो ये सारे आपके रूल्स थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, जो H क्वेश्चन का पार्ट था, ठीक है ना। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के। अगेन ABCD 4 पार्ट है। वी स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो उसने डिफरेंस पूछा था और इसके प्रोग्राम पूछे थे, तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं और उसी का साथ प्रोग्राम। कहता है कि इसको ये क्या करता है? ये सिंप्लीफाई करता है कम्प्लेक्स सिस्टम को हाई लेवल इंटरफेस बना के। इसका मेन मोटिव क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा को बाहर से। इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग के कंसेप्ट को कंसिडर कर रही है। अब्स्ट्रैक्शन कम्प्लेक्स सिस्टम को हाई लेवल इंटरफेस की मदद से आसानी से बनाने में हेल्प कर रही है। ये फोकस क्या करता है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, और ये फोकस करता है ऑब्जेक्ट कैसे अपने डेटा को मैनेज और प्रोटेक्ट करेगा।
इसको अगर आपने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको डेटा हाइडिंग के कंसेप्ट प्राइवेट और पब्लिक को यूज़ करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पब्लिक रखा जाता है, यहाँ पे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट भी रखा जाता है और पब्लिक मेथड की मदद से एसेस किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज्ड टू डिफाइन कॉमन इंटरफेस फॉर रिलेटेड टू क्लासेस। कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से क्या करोगे, कॉमन इंटरफेस बनाओगे किसी क्लास का। इनकैप्सुलेशन से क्या करोगे, कंट्रोल्ड एक्सेस दोगे अपने ऑब्जेक्ट को। ए वन ऑब्जेक्ट किस किस को यूज़ कर सकता है, किस किस को नहीं। तो ये आपका डिफरेंस था और इसी के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करता हुआ प्रोग्राम। एब्स्ट्रैक्शन के लिए मेरे को इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना था, तो मैंने क्या किया है, एनिमल क्लास बनाई। एनिमल क्लास के अंदर मैंने एक मेक साउंड नाम का मेथड बना दिया। ये खाली छोड़ दिया क्योंकि कई एनिमल्स है, डॉग है, कैट है, बेयर है, वुल्फ है, टाइगर है, ये सब अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। जो आवाज़ निकालते हैं सभी एनिमल आवाज़ निकालेंगे, तो उसके लिए मेक साउंड नाम का मेथड बना दिया। डॉग क्लास ऑब्वियसली एनिमल है, तो डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट कर लिया और इसने इस मेथड को ओवरराइड किया मेक साउंड करके। और डॉग कैसी आवाज़ निकालता है, बाक करता है। सिमिलरली कैट ने इनहेरिट किया, कैट क्या करती है, म्याऊ करती है। मेन क्लास के अंदर दोनों डॉग और कैट के ऑब्जेक्ट बनाए यूजिंग पॉइंटर, और यूजिंग पॉइंटर ही मैंने मेक साउंड मेथड को कॉल कर दिया। वर्चुअल फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन यूजिंग पॉइंटर ही होता है, आपको पता है, नहीं तो इंप्लीमेंट नहीं होता। इसीलिए मैंने वर्चुअल फंक्शंस की मदद से, दिस पॉइंटर की मदद से इन चीज़ों को कॉल किया है। तो यहाँ पे मेक साउंड मेथड 2 बार बना दिया है और डॉग और कैट अलग अलग मेक साउंड मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्शन है। इनकैप्सुलेशन के लिए आप सिंपल प्रोग्राम बना सकते थे, लेकिन वो ये कहता है कि जैसे आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऑब्जेक्ट जब गेट फंक्शन को कॉल करेगा तो गेट फंक्शन से रोल नंबर वेरिएबल को सीधा एक्सेस नहीं करेगा। गेट फंक्शन सेट रोल नंबर नाम का मेथड कॉल करेगा जिसके अंदर वैल्यू आपकी सेट होगी। बेसिकली इनकैप्सुलेशन को अच्छे से दिखाने के लिए आपको गेटर्स और सेटर वेरिएबल्स बनाने पड़े। नहीं तो नॉर्मली क्या करते हो, आप गेट फंक्शन बनाते हो जिसमें आर की वैल्यू पूछते हो, आप शो फंक्शन बनाते हो जिसमें आप आर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हो। लेकिन अगर आप इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो, यहाँ पे सीन आपने सीधा रोल नंबर का नहीं करना है, यहाँ पे आपने सेटर्स और गेटर्स को कॉल करना है। सेटर्स में एक आर्गुमेंट होता है, जब आप सेट रोल नंबर कॉल करोगे तो एक आर्गुमेंट यहाँ से भेजोगे इसको, ये क्या करेगा, इस रोल नंबर को वैल्यू को असेस कर देगा। एंड सिमिलरली दूसरा भी गेट रोल नंबर को इसी तरीके से असेस कर देगा। तो गेट और शो फंक्शंस जो हैं, जो स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट डायरेक्टली असेस कर रहा है, लेकिन ये रोल नंबर जो प्राइवेट वेरिएबल है इसको असेस करने के लिए ये S1 सीधा नहीं कॉल कर रहा, गेट फंक्शन सीधा कॉल नहीं कर रहे, गेट फंक्शन आगे फर्दर एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो आगे जाके रोल नंबर मेथड को, रोल नंबर वेरिएबल को कॉल कर रहा है। तो गेटर्स एंड सेटर्स और सिंपल और गेट और शो की मदद से मैंने इनकैप्सुलेशन का ये आपको प्रोग्राम बना के दिखाया। इन प्रोग्राम्स की मैंने आउटपुट नहीं लगाई है नीचे, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड था, तो मुझे लगा नहीं कि आपको आउटपुट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आपका एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन खत्म हो गया। उसके बाद एक बहुत ही आसान, यार गिवन नंबर इवन है कि ऑड है, उसका प्रोग्राम बनाने को बोला था C++ में। तो मैंने नंबर वेरिएबल लिया, सी आउट सी इन करके नंबर की वैल्यू पूछी और इफ़ कंडीशन से पता लगा लिया। जो नंबर होते हैं 6, 8, 10, अगर आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो इनका रिमाइंडर 0 ही आएगा। 6 डिवाइड बाई 2 3 पे गया 0, 8 डिवाइड बाई 2 3 पे गया 0, 10 डिवाइड बाई 2 5 पे गया 0, 8 डिवाइड बाई 2 4 पे गया 0। तो सबके 0 आते हैं। तो ये इवन नंबर्स होते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं, ये इनको जब डिवाइड करोगे तो इनका रिमाइंडर 1 आता है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि नंबर मोड 2 अगर 0 के इक्वल है तो भैया नंबर इवन प्रिंट कर दी, नहीं तो नंबर ऑड प्रिंट कर दी। ये इसका स्क्रीनशॉट लगा के दिखाया है। जब मैंने 8 वैल्यू डाली तो 8 का से सही आंसर दे दिया कि ये इवन है। तो ये आपका 2 का बी पार्ट था, जो था एक सिंपल प्रोग्राम C++ का। असेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, सी क्वेश्चन है और उसको एक्सप्लेन करो। तो असेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, जब भी आप अपनी क्लास बनाते हो, जब भी आप एक क्लास बनाते हो, क्लास टेस्ट, इसके अंदर जब आप एक वेरिएबल रखते हो लाइक इंट a, आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हो, आप इसको पब्लिक भी रख सकते हो, आप इसको प्रोटेक्टेड भी रख सकते हो। तो असेस स्पेसिफायर्स क्या है कि इस वेरिएबल का एसेस लेवल क्या है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेरिएबल और फंक्शन दोनों के लिए। पेपर में विजिबिलिटी मोड्स लिखा आ जाए, पेपर में विजिबिलिटी कंट्रोल्स लिखा आ जाए, या असेस स्पेसिफायर पूछे, बात एक ही है। असेस स्पेसिफायर की मदद से आप एक क्लास की वैल्यूज़ को किस लेवल तक असेस किया जा सकता है ऑब्जेक्ट्स द्वारा या इनहेरिटेंस द्वारा, ये डिसाइड करते हैं। क्लास के अंदर हम जनरली वेरिएबल्स और फंक्शंस रखते हैं और हर एक वेरिएबल, हर एक फंक्शन को आप इन 3 असेस के अंदर रख सकते हो।
अगर आपने कुछ नहीं लिखा, अगर आपने सिंपली इंट बी लिख दिया और इसके आगे कुछ मेंशन नहीं किया, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एक्सेस लेगा। प्राइवेट एक्सेस सबसे सिक्योर मेथड है। प्राइवेट एक्सेस इस क्लास के अंदर अंदर चल पड़ेगा, बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इसकी चाइल्ड क्लास है वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक एक्सेस पब्लिकली सभी यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट हो, क्लास के बाहर चाइल्ड क्लास हो, सभी पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल और फंक्शन हर जगह यूज़ हो पूरे प्रोग्राम में, तो आप उसको पब्लिक रखोगे, ठीक है ना। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं? ये स्पेशली इनहेरिटेंस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनहेरिटेंस पर्पस के लिए आप प्रोटेक्टेड एक्सेस का इस्तेमाल करते हो। जो वेरिएबल और फंक्शन आपने इस एक्सेस में रख दिए वो क्लास भी यूज़ कर सकती है, इमीडिएट चाइल्ड क्लास भी यूज़ कर सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स इनको एक्सेस नहीं कर सकते। चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है, उसके ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि वो क्लास हायरार्की के अंदर ही वेरिएबल और फंक्शंस को यूटिलाइज किया जाए, तो आप उनको प्रोटेक्टेड एक्सेस में रखते हो। एनएसएस को समझाने के लिए एक ये टेबल कि भाई जब तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, इसको तुम प्राइवेट भी रख सकते हो, इसको पब्लिक भी रख सकते हो, इसको प्रोटेक्टेड भी रख सकते हो। और जब आप इसको यूज़ करोगे, लाइक ए इक्वल टू 10 करोगे या सी आउट ए करोगे, ये कहाँ कर सकते हो? या तो क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट या चाइल्ड क्लास। जो चीज़ प्राइवेट होगी वो बस क्लास के अंदर चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। जो चीज़ पब्लिक होगी वो हर जगह चलेगी। जो चीज़ प्रोटेक्टेड होगी वो ऑब्जेक्ट नहीं चला सकता, बाकी सारे चला सकेंगे, चाइल्ड क्लास भी और इनसाइड द क्लास भी। अब मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम बनाया है कि मान लो ये क्लास है, क्लास के अंदर ये पब्लिक डेटा है और क्लास के अंदर ये प्राइवेट डेटा है। डेटा के अंदर क्या रखते हो? वेरिएबल फंक्शंस, वेरिएबल फंक्शंस। अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करोगे प्राइवेट का, तो भैया ये तो नहीं होने वाला। डायरेक्ट एक्सेस अगर पब्लिक को करोगे तो हाँ ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्टली। तो ये आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स की एक्सप्लेनेशन है विद द डायग्राम्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है वो एक्सप्लेन करो। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है अगर आपकी क्लास है ए नाम की, उसके अंदर आपने दो वेरिएबल रखे इंट ए बी। इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? पब्लिक एक्सेस के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओगे, जैसे ए नाम का, जो क्लास का नाम है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होता है। अगर इस तरीके के मैं 3 कंस्ट्रक्टर बना दूं या 2 कंस्ट्रक्टर बना दूं, सेम नेम होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का जो क्लास का नेम होता है। अगर उस तरीके के 2 या 3 बना दूं, एक ही क्लास के अंदर 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाएंगी। 3 कंस्ट्रक्टर्स के नाम क्या हो सकते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये आपके अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है कि एक क्लास में एक से अगर ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो जाए जिनकी आर्गुमेंट्स अलग अलग हों, तो ये ओवरलोडिंग कहलाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कन्वीनियंस मिलती है ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने की। जब भी आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करो तो ध्यान रखो इन चीज़ों का। कहता है कि कंस्ट्रक्टर्स के नेम सेम होने चाहिए, आर्गुमेंट का नंबर या टाइप चेंज कर देना हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो नंबर और टाइप से ही डिसाइड किया जाएगा। आर्गुमेंट जब तुम बनाओगे कंपाइलर की मदद से, तो आपको उसी वक्त बताना पड़ेगा कि किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कैसे कॉल करना है। इसका एग्जाम्पल पूछा था, तो एग्जाम्पल में आप इस आसान से प्रोग्राम को फॉलो कर लेना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी है। ये क्लास ए है, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं ए बी, 3 अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर इंट एक्स और इंट वाई नाम के पैरामीटर्स हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर जो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को ही एज ए पैरामीटर रिसीव करेगा। इन तीनों कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने के लिए 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट A1, A3 और A4 बनाया है। जब मैंने A1 लिखा, इसके साथ मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो एकदम खाली हो गया, तो ये पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर मैं इसके साथ 2 इंटीजर वैल्यूज़ को कॉल कर रहा हूँ, तो 2 इंटीजर वैल्यूज़ 2 यहाँ पे मैच हो गया, दोनों की डाटा टाइप मैच हो गई, तो अब ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब मैंने A4 ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करते हुए A3 का पहले रेफरेंस पास किया है, तो ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस भेज रहा हूँ, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जब कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे मैसेज आएगा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैसेज आएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैसेज आएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? पहला कंस्ट्रक्टर ए और बी की वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर देगा 0 और 1, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गेट फंक्शन कॉल कर दिया है, आप इसको छोड़ सकते हो, गेट फंक्शन मत कॉल करना, इसको मत रखना,
तो यहाँ पे आपकी वैल्यू शो करेगा 0 और 1। जब मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो मैंने वैल्यूज पास करी हैं 34 एंड 43, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 34 और 43 हो जाएंगी। तो जब आप यहाँ पे शो करवाओगे तो आपको वैल्यूज क्या शो करेगा, 34 एंड 43। फिर जो A4 ऑब्जेक्ट है, A4 ऑब्जेक्ट कहता है कि जो A3 ऑब्जेक्ट की आपने वैल्यूज रखी हैं वो वैल्यूज कॉपी मरवा दो। तो कॉपी मरवाने के लिए ये मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। इस A3 के आर्गुमेंट को यहाँ पे A1 ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस कैच कर रहा है, और इसी रेफरेंस की मदद से मैं A1 के A की वैल्यू A में और A1 के B की वैल्यू B में पास कर रहा हूँ। ये A B उसके होंगे जिसने इसको कॉल किया है। किस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, A4 ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है। तो ये इनडायरेक्टली सेइंग A4.A इक्वल टू A1.A, बशर्ते आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि A4 ने ही इसको कॉल करने का काम किया है। तो इस तरीके से आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर चला है और ये शो फंक्शन है आपका। इसी के साथ आपका ये कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम भी हो गया। आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। अगली वीडियो में मैं 3 और 4 और 5 क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करूंगा। ये वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।